मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज व्यवहारवाद पर चर्चा करें। व्यवहारवाद आधुनिक राजनीति विज्ञान की जान है और जहां कहीं भी व्यवहारवाद शब्द आता है यह मान लिया जाता है कि यह एक आधुनिक शब्दावली है और यह अधिक पुराना नहीं है। व्यवहारवाद को मैं एक लाइन में आपको समझाऊं तो यही कहूंगा कि यह मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन कर राजनीतिक समस्याओं पर निष्कर्ष तक पहुंचता है। मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करना, व्यवहार का अध्ययन करने का मतलब क्या है? देखिए, मनुष्य जिस वातावरण में रहता है, जिन परिस्थितियों में जीवन यापन करता है, उन परिस्थितियों का, पर्यावरण का पूरा प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। उसके विचार बनते हैं। वह जिन परिस्थितियों में रहेगा विचार वैसा बनेगा। जैसा विचार होगा मन में, उसका व्यवहार उसी प्रकार का होगा और जैसा व्यक्ति का व्यवहार होगा वैसे ही एक देश की राजनीतिक व्यवस्था निर्धारित होगी। समग्र रूप में आप देख लीजिएगा, जैसा व्यक्ति का व्यवहार होगा उसी प्रकार से देश की राजनीतिक व्यवस्था निर्धारित होगी। क्योंकि हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी राज्य का निर्माण, जैसा प्लेटो ने कहा था, बड़े बड़े झील, पत्थर, पहाड़, नदी, नाले, इंडस्ट्रीज, उद्योग, इन चीजों से नहीं होता, अपितु उन व्यक्तियों के चरित्र से होता है जो उसमें निवास करते हैं। जैसा व्यक्ति होंगे राज्य भी वैसा होगा। राज्य अपने आप कोई चीज नहीं है, वहां पर व्यक्ति ही प्रमुख होता है और जैसा व्यक्ति होंगे उसी प्रकार से देश की व्यवस्था होगी। ये व्यवहारवाद है। व्यवहारवाद के इसी किंतु परंतु को आगे चल करके बहुत विस्तार से समझाया गया है और विभिन्न राजनीतिक वैज्ञानिकों ने इसके बारे में अनेक प्रकार की बातें कही हैं, लेकिन मूल बात यह है कि यह व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। जैसे भारत में जो संविधान बना उसे हमने 1950 में लागू किया। पाकिस्तान ने भी अपना संविधान बनाया, उसने भी एक तिथि को लागू किया, लेकिन दोनों की स्थिति में परिवर्तन अलग अलग होने के कारण एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है। भारत के लोगों की प्रवृत्ति संविधान के प्रति अभी भी आस्थापूर्ण है, लेकिन पाकिस्तान में संविधान चल नहीं पाया। तो पाकिस्तान में यदि संविधान नहीं चल पाया तो इसके लिए व्यक्तियों का व्यवहार उत्तरदायी है। इसी प्रकार से यदि भारत में संविधान अभी भी चल रहा है तो इसका श्रेय केवल यहां के व्यक्तियों को है। तो आज भी मान लीजिएगा, यदि भविष्य में कोई भी सरकार आई जिसने संविधान के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया तो आप मान कर चलिए वह सरकार अधिक दिन तक नहीं चलेगी और जैसे ही जनता को मौका मिलेगा निश्चित रूप से उस सरकार का तख्ता वह पलट देगी, क्योंकि इसका अनुभव भी हमको 1977 में हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान की जब हम चर्चा करते हैं तो पाकिस्तान के लोगों की प्रवृत्ति ही कुछ ऐसी बन चुकी है या पहले से ऐसी उनकी प्रवृत्ति है कि वे संविधान को ज्यादा सम्मान नहीं देते और संविधान को यदि आप सम्मान नहीं देते हैं तो संविधान के साथ कोई भी खिलवाड़ करने वाला शासक वहां पर सफल होकर के काम करता है। क्योंकि संविधान को यदि जनता खुद मान्यता नहीं देगी, यदि जनता स्वयं सड़क पर उतर आएगी तो शासक वर्ग क्या करेगा? यद्यपि उसके पास पूरी वैधानिक शक्ति होती है, सैनिक शक्ति होती है, लेकिन इसके बावजूद भी आप लाखों करोड़ों लोगों का पूरा खात्मा नहीं कर सकते। तो मूल चीज है व्यक्ति की प्रवृत्ति, व्यक्ति का व्यवहार, और यही व्यवहारवाद का मूल तत्व है। आखिर व्यवहारवाद का प्रारंभ क्यों हुआ, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? वस्तुतः कहना चाहिए प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व तक, या और भी स्पष्ट कहें तो द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व तक
राजनीति विज्ञान में जो भी अध्ययन होते रहे, संस्थाओं का अध्ययन होता रहा, मूल्यात्मक अध्ययन होता रहा, आदर्शात्मक अध्ययन होता रहा, किसी भी चीज में मूल्य को ज्यादा ध्यान दिया जाता था। जैसे लोकतांत्रिक मूल्य, यदि किसी देश में, पहले की धारणा क्या थी, यदि किसी देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो वह लाख गलतियां करे तो उसको गलती नहीं मानेंगे, लोकतंत्र है, उसकी सभी बातें सही मानी जाती थी। लेकिन मान लीजिए किसी देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है और वह अच्छा से अच्छा काम कर रहा है, तो भी उस व्यवस्था को अध्ययन के लायक नहीं माना जाता था, उसकी निंदा की जाती थी। तो जब आप लोकतंत्र की कसौटी पर हर चीज को कस करके उसका परीक्षण करेंगे, तो फिर दुनिया में सैकड़ों देश थे उस जमाने में, आज 200 से अधिक देश हैं, आप निश्चित निष्कर्ष तक कैसे पहुंच सकेंगे? मूल बात यह है कि लोकतंत्र ही सब कुछ नहीं है। यदि कोई देश लोकतंत्र की स्थापना किए बिना, मतलब एक दूसरी व्यवस्था की स्थापना करते हुए, यदि वह विकास की चरम अवस्था तक पहुंचता है, अपने देश की जनता के कल्याण के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है, उसका राष्ट्रीय विकास दर दुनिया के किसी भी देश की तुलना में अधिक है, तो वह पद्धति बुरी क्यों है? और यदि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के 70 वर्षों के बाद भी लोगों के लिए पीने के पानी की भी व्यवस्था अच्छी तरह से नहीं हो पाई है, तो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था अच्छी क्यों है? वस्तुतः कोई भी व्यवस्था अपने आप में पूरी या अधूरी नहीं होती, व्यक्ति उसको चलाता है। व्यक्ति जितना सक्षम होगा, जितना चलाएगा, जितना अच्छी तरह से चलाएगा, वह व्यवस्था भी अच्छी तरह से चल सकती है। तो मूल चीज यहां पर फिर आ जाता है, व्यक्ति का चरित्र कैसा है, व्यक्तियों की प्रवृत्ति कैसी है। तो जब परंपरागत राजनीति विज्ञान की चर्चा करते हैं, तो उस समय केवल ऐतिहासिक आधारों पर अध्ययन होता था, संस्थाओं का अध्ययन होता था, व्यक्ति का अध्ययन नहीं होता था। मूल्यों और आदर्शों के आधार पर अध्ययन होता था। तो जब हर चीज आप आदर्श के बारे में चर्चा करेंगे, तो वास्तविकता से आप दूर होते जाएंगे। तो राजनीति शास्त्र के जो विचारक थे, जो मनीषी थे, उनके मन में एक प्रकार से एक असंतोष की सुगबुगाहट होने लगी। उन्होंने सोचा कि ये हम क्या पढ़ रहे हैं, वही पुरानी घिसी पिटी चीजें, वही चीजें। आखिर राजनीति विज्ञान का उद्देश्य क्या है? जब राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है, तो समाज के प्रति इसका एक दायित्व है कि समाज में, राज्य में होने वाले परिवर्तनों की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर सके, आपको आगाह कर सके कि देखिए ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। और यदि कोई भी विषय, कोई भी सामाजिक विज्ञान का विषय इस प्रकार से सामाजिक दायित्वों को पूरा नहीं करता, तो फिर उसके होने या न होने का कोई अर्थ नहीं है। मतलब जितने भी विषय हैं, इन सभी विषयों को परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को ढालने की क्षमता से युक्त होना चाहिए। तो कुछ विचारक आए और शिकागो विश्वविद्यालय इसका गढ़ बना। शिकागो विश्वविद्यालय में अनेक राजनीति वैज्ञानिक, अब ये अपने आप को राजनीति के वैज्ञानिक कहलाने लगे। पहले राजनीति शास्त्र था, अब राजनीति विज्ञान हो गया। अनेक राजनीतिक वैज्ञानिक आने लगे जो यह सोचते थे कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन पद्धति में परिवर्तन होना चाहिए। तो व्यवहारवाद कोई विशेष सिद्धांत नहीं है, यह केवल अध्ययन पद्धति का एक प्रकार है। जैसे प्रयोगात्मक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक, परिवीक्षणात्मक, आदर्शात्मक, ये जो अध्ययन पद्धति है, ठीक इसी प्रकार से व्यवहारवाद भी एक अध्ययन पद्धति है, अध्ययन करने का दृष्टिकोण है। तो जो विचारक या जो राजनीतिक वैज्ञानिक आए, जिनके मन में व्यवहारवाद की बात सामने आई, तो वो कौन कौन से थे? चार्ल्स मेरियम को व्यवहारवाद का बौद्धिक जनक माना जाता है। उसने पुस्तक लिखी न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। उसमें उसने इस
अध्ययन दृष्टिकोण के बारे में विस्तार से विवेचन किया था और राजनीति विज्ञान को एक नई शब्दावली दिया जिसे कहते हैं राजनीतिक व्यवहार, पॉलिटिकल बिहेवियर। और इसी व्यवहार से ही व्यवहारवाद की स्थापना हुई। इसके अलावा विल्सी राइट, लासवेल, फ्रेडरिक सुमेन, वीओ की, आमंड, साइमन, टालकोट पर्सन्स, मैक्स वेबर, स्टन, कापलान, कैटलिन, डहल, पाई, किर्कपैट्रिक, पावेल, ये सब ऐसे राजनीतिक वैज्ञानिक थे जो कि शिकागो विश्वविद्यालय से किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए थे। और इन सब के मन में यह धारणा थी, जैसे अमेरिकन विश्वविद्यालय, ये इन सब के मन में कोई न कोई एक ऐसी भी एक धारणा थी कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन दृष्टिकोण में परिवर्तन होना आवश्यक है और यह परिवर्तन वैज्ञानिक ही हो सकता है। मतलब हमारे अध्ययन के दृष्टिकोण को जब तक हम वैज्ञानिक नहीं बनाएंगे, जब तक हम किसी चीज का, किसी समस्या का वैज्ञानिक अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक न तो हम सही निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं और न ही किसी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। तो आखिर मूल्यों से उनको चिड़ क्यों थी? क्योंकि मूल्य सही अध्ययन नहीं करता, वह पक्षपात करता है, वह भेदभाव करता है। और जहां कहीं भी अध्ययन में भेदभाव हुआ, सही निष्कर्ष आपको नहीं मिलेगा, समाधान आप नहीं कर पाएंगे। तो व्यवहारवाद मूलतः एक ऐसा दृष्टिकोण है जो वैज्ञानिक और तकनीकी माध्यम से राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन करता है। यह अपने अध्ययन में अन्य विषयों की आवश्यकता पड़ने पर सहायता लेता है, जिसे हम अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कहते हैं। यह संस्थाओं की तुलना में व्यक्ति के अध्ययन पर जोर देता है। तो चार्ल्स मेरियम ने राजनीतिक व्यवहार शब्दावली को राजनीतिक व्यवहार का उल्लेख किया पर जोर दिया। दूसरा, मैक्स वेबर ने मूल्य मुक्त अध्ययन पर जोर दिया। मूल्य का आप अध्ययन करिए, लेकिन उस सीमा तक जिस सीमा तक आपको इसकी आवश्यकता है। केवल मूल्यों के आधार पर अध्ययन नहीं होना चाहिए, तथ्यों के आधार पर होना चाहिए। मूल्य नहीं, तथ्य। मूल्य जो है परंपरागत है, तथ्य वैज्ञानिक है। और जब तथ्य आपको मिल जाएंगे, वास्तविक चीजें जब आपको मिल जाएंगे, तब आपको निष्कर्ष निकालना सुविधाजनक होगा। फिर टालकोट पार्सन्स ने व्यवस्था सिद्धांत पर जोर दिया। बेंटले ने राजनीतिक प्रक्रिया के संकल्पना का प्रतिपादन किया। तो विभिन्न विचारकों ने अपने अपने ढंग से राजनीति विज्ञान के लिए नई शब्दावलियां इन्होंने प्रदान की। तो व्यवहारवादी क्रांति में ये कुछ नई शब्दावलियां सामने आई, जैसे राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक प्रक्रिया, राजनीतिक क्रियाकलाप, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक सहभागिता। ये तमाम चीजें व्यवहारवादी क्रांति से उद्भूत हैं। यद्यपि ये कुछ कठिन शब्द टाइप के लगते हैं, लेकिन इनमें ये कठिन नहीं है यदि आप इसको इस रूप में समझें कि व्यवहारवाद व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। व्यक्ति जैसे होंगे, देश की शासन व्यवस्था, देश की राजनीतिक व्यवस्था उसी प्रकार की होगी। सीधी सी बात है। तो डहल कहता है, रॉबर्ट डहल कहता है, यह व्यवहारवादी क्रांति परंपरागत राजनीति विज्ञान की उपलब्धियों के प्रति असंतोष का परिणाम है। परंपरागत राजनीति विज्ञान जो कि तथ्यों के स्थान पर मूल्यों के आधार पर अध्ययन करता था, आदर्शात्मकता को ज्यादा महत्व देता था, इतिहास को ज्यादा महत्व देता था, इसके स्थान पर जब इसकी उपलब्धियां उल्लेखनीय नहीं रही, समाज के किसी काम की नहीं रही, तब राजनीति के जो चिंतक थे, इनके मन में एक असंतोष उत्पन्न हुआ। और असंतोष इस रूप में उत्पन्न हुआ, इन्होंने सोचा कि एक ऐसी पद्धति का उपयोग किया जाए जो हमको सही तथ्यों तक, सही निष्कर्ष तक पहुंचने में सहायक हो सके। और वह पद्धति वैज्ञानिक पद्धति हो सकती थी, क्योंकि अन्य विषयों ने भी, सामाजिक विज्ञान के अन्य विषयों ने भी वैज्ञानिक पद्धति को धीरे धीरे करके स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया था। तो राजनीति विज्ञान के लिए आवश्यक हो गया कि वह भी वैज्ञानिक पद्धति को स्वीकार करे। अध्ययन में वैज्ञानिक
दृष्टिकोण, तकनीकों का, प्रविधियों का और आंकड़ों का, तथ्यों का उपयोग करते हुए वह राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन करे। देखें उत्पत्ति के कारण। उत्पत्ति के कारण क्या थे? नंबर एक, जो भी मैंने कुछ बातें कही उन्हीं को यहां पर रिपीट करूंगा। उत्पत्ति के कारण क्या थे? नंबर एक, युद्धोपरांत राजनीतिक परिस्थितियों से असंगतता। प्रथम विश्व युद्ध के बाद हो या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हो, जब युद्ध समाप्त हो गया, प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हो गया, तो दुनिया के विभिन्न देशों में अनेक प्रकार की राजनीतिक समस्याएं उत्पन्न हुई। इन राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने की क्षमता राजनीतिक विज्ञान नहीं दे पाया, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान का यह दायित्व था कि एक राज्य में उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान ढूंढे, पहले से आगाह करे, समाधान ढूंढे, तब उस विषय की कोई उपयोगिता हो सकती थी। लेकिन राजनीतिक विज्ञान ऐसा कर नहीं पाया, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो और भी ज्यादा इस प्रकार की समस्याएं आई, और राजनीतिक विज्ञान अपने आप को संगत नहीं बना पाया, अपने अस्तित्व के औचित्य को साबित नहीं कर पाया कि राजनीतिक विज्ञान है तो क्यों है, जब इसके पास वैधानिक शक्ति का प्रयोग करने का अंतिम अधिकार है, सर्वोच्च अधिकार है, तो उसका क्या वह केवल दमन के लिए उपयोग करेगा? राजनीति देश के विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए काम नहीं करेगा। यदि जनता के कल्याण के लिए कोई सरकार की राजनीतिक व्यवस्था काम नहीं कर पाती, तो राजनीतिक व्यवस्था का औचित्य क्या है? उसका काम केवल दमन करना नहीं है, उसका काम कल्याण करना भी है। दूसरा, राजनीतिक चुनौतियां। अनेक प्रकार के दुनिया के विभिन्न देशों में, जहां पर प्रजातांत्रिक व्यवस्थाएं विकसित देशों में थे, वहां पर तो कोई ज्यादा समस्या नहीं आई, लेकिन दुनिया के अन्य देशों में अनेक प्रकार की परिस्थितियां, समस्याएं उत्पन्न हुई, जिसका सामना राजनीतिक विज्ञान कर नहीं पाया। तीसरा, अन्य सामाजिक विज्ञानों से पिछड़ना। अन्य सामाजिक विज्ञानों ने, समाजशास्त्र ने, अर्थशास्त्र ने, मानव विज्ञान ने वैज्ञानिक पद्धति को स्वीकार कर लिया था। तब राजनीतिक विज्ञान के सामने भी समस्या आई कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को स्वीकार करें अथवा न करें। यदि स्वीकार नहीं करते हैं तो हम बहुत ज्यादा पिछड़ जाएंगे, इसलिए उचित यही होगा कि हम अन्य सामाजिक विज्ञान की भांति राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को स्वीकार करें। और चौथा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियां। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में जो दुनिया के विभिन्न उपनिवेश एक एक करके स्वतंत्र होने लगे, और इन उपनिवेश, इन राज्यों ने जब लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार किया, लोकतंत्र को स्थापित करने के बाद धीरे धीरे सरकार चलने लगी, लेकिन अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था सफल नहीं हो पाई। जब सफल नहीं हो पाई तो राजनीतिक वैज्ञानिकों के मन में यह धारणा आई, यह प्रश्न उठा कि जब लोकतांत्रिक व्यवस्था दुनिया की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है, यदि वह इंग्लैंड, अमेरिका आदि देशों में सफल हो सकती है, तो एक विकासशील देश में सफल क्यों नहीं हो सकती है? और पाकिस्तान, बांग्लादेश में सफल क्यों नहीं हो सकती? वह अफ्रीका के विभिन्न देशों में सफल क्यों नहीं हो सकती? लोकतंत्र अच्छा है, अच्छा है मतलब अच्छा है, उसको अच्छा ही परिणाम दुनिया के सभी देशों में देना चाहिए, लेकिन नहीं, दुनिया के अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था असफल होने लगी। और जब असफल होने लगी, तब राजनीतिक वैज्ञानिकों के मन में यह बात आई कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? अध्ययन पद्धति में गड़बड़ है। तो आप अध्ययन दृष्टिकोण को बदलिए, तब जाकर के आप सही निष्कर्ष तक पहुंच सकेंगे। सोचिएगा, ब्रिटेन में, अमेरिका में, भारत में, फ्रांस में जब से लोकतंत्र की स्थापना हुई, अभी भी चल रही है लोकतांत्रिक व्यवस्था। पाकिस्तान में नहीं चल पाई, क्योंकि वहां की परिस्थितियां अलग हैं, वहां का पर्यावरण दूसरे प्रकार का है, और इसलिए वहां के लोगों का चरित्र और व्यवहार भी, लोगों की प्रवृत्ति भी दूसरे प्रकार की है। और यही प्रवृत्ति उस चीज का परीक्षण करती है, उस चीज को निर्धारित करती है। एक उदाहरण लीजिएगा, जैसे नागपुर में संतरों की बढ़िया खेती होती है और उन्नत किस्म के संतरे वहां पर पाए जाते हैं।
लेकिन क्या दूसरे जगहों पर संतरे की खेती नहीं हो सकती? हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में सेब बहुत बढ़िया होता है, क्या दूसरे प्रदेशों में सेब की खेती नहीं हो सकती? हो सकती है, लेकिन एक सबसे बड़ा अंतर होगा। क्या? हिमाचल प्रदेश में जो सेब का उत्पादन होगा अथवा नागपुर में जो संतरे का उत्पादन होगा वह इस प्रकार की क्वालिटी का होगा कि आप उसे दूसरे देश में निर्यात कर सकते हैं। लेकिन अन्य प्रदेशों में जहां पर उस प्रकार की जलवायु नहीं है, अन्य प्रदेशों में यदि आप इसका उत्पादन करेंगे तो उसका टेस्ट उस प्रकार का नहीं होगा जैसा टेस्ट शिमला के सेब और नागपुर के संतरों का होगा। तो यही टेस्ट पर्यावरण है, मूल चीज पर्यावरण, परिस्थितियां, उस देश की किस प्रकार की परिस्थितियां हैं, तो वही परिस्थितियां देश की राजनीतिक व्यवस्था को निर्धारित करती हैं, उसे मार्गदर्शन करती हैं। तो जैसी व्यक्ति की प्रवृत्ति होगी वैसा ही देश चलेगा। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब दुनिया दो भागों में बंट गई, एक तरफ पूंजीवाद, दूसरी तरफ साम्यवाद। पूंजीवाद के नेता अमेरिका, साम्यवाद का नेता सोवियत संघ। जब दोनों के बीच शीत युद्ध बहुत ज्यादा बढ़ने लगा तो अमेरिका में एक समस्या आई। अमेरिकन सीनेट और प्रतिनिधि सभा दोनों ही साम्यवाद के कट्टर शत्रु के रूप में थे। आखिर स्थिति यह आई कि कांग्रेस ने समाज शब्द को ही अपशकुन मान लिया, क्योंकि समाज से समाजवाद बना है। तो राजनीति विज्ञान के सामने, राजनीति विज्ञान के जो विचारक थे, जो प्रोफेसर थे, उनके सामने एक ऐसी समस्या आई कि वे एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल करें जिसमें समाज शब्द न हो। व्यवहारवाद का नामकरण कैसे हुआ? क्योंकि समाज से समाजवाद बनता है। समाजवाद मतलब सोशलिज्म, और सोशलिज्म मतलब सोवियत संघ। अमेरिका मतलब पूंजीवाद। तो अमेरिकन पूंजीपति के सामने एक चुनौती के समान ये बात आई कि एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाए जिसमें समाज शब्द न हो। आखिर समाज को ही अलग कर दिया जाए। तो राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर्स ने एक नए शब्द का आविष्कार किया, एक नए शब्द को गढ़ा, जिसका नाम दिया गया व्यवहारवादी विज्ञान, बिहेवियरल साइंस। व्यावहारिक विज्ञान। क्या व्यवहारिक? मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान। सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान क्या है? जो मनुष्य के विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों का, उसके व्यक्तित्व का अध्ययन करता है। और वही चीज आप व्यवहारवाद में भी पाएंगे। व्यवहारवाद भी मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है। तो एक नया नामकरण किया गया व्यवहारवादी विज्ञान, और उसी से ही व्यवहारवादी क्रांति का सूत्रपात हुआ। और जब व्यवहारवाद शब्द को गढ़ा गया राजनीतिक वैज्ञानिकों के द्वारा, तब अमेरिकन सीनेट भी, अमेरिकन प्रतिनिधि सभा भी खुश हुए, और उन्होंने इस प्रकार के अध्ययन के लिए बड़ी भारी राशि विश्वविद्यालयों को उन्होंने सैंक्शन किया और इस प्रकार से अध्ययन को प्रोत्साहित किया। अब परिभाषा के रूप में इसकी परिभाषा ज्यादा कोई खास नहीं है, क्योंकि यह एक दृष्टिकोण है, यह एक अध्ययन पद्धति है। अध्ययन पद्धति कैसी होनी चाहिए उसको इसके अंतर्गत देखा जाता है। तो परिभाषा एक दृष्टिकोण है, एक अध्ययन पद्धति है। कैसी अध्ययन पद्धति है? वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति है। वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत बिल्कुल सर्वे किया जाता है, मनुष्यों से, व्यक्तियों से चर्चा की जाती है, उसके आधार पर तथ्य एकत्रित किए जाते हैं, तथ्य एकत्रित करके फिर निष्कर्ष निकाला जाता है। डहल कहता है यह राजनीति विज्ञान के अनुभविक भाग को अधिक वैज्ञानिक बनाता है। अनुभविक भाग मतलब अनुभव के आधार पर अध्ययन करना, केवल पुस्तकों के आधार पर नहीं, उसके व्यवहार के आधार पर अध्ययन करना कि एक राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार से काम कर रही है, और उसके आधार पर वैज्ञानिक शब्दावलियों का इस्तेमाल करते हुए विषय का अध्ययन करना। और इसी प्रकार से एस.पी. ओबरमा कहते हैं यह एक अध्ययन दृष्टि है जो राजनीति की समझ को बढ़ाता है। राजनीति आम जनता के लिए एक विषय होना चाहिए, आम जनता से संबंधित होना चाहिए।
परंपरागत राजनीति विज्ञान में राजनीति एक विशिष्ट वर्ग के लोगों के अध्ययन की बात थी। आम जनता कैसे कोई सारोकार नहीं था। जैसे जैसे लोकतंत्र बढ़ता गया वैसे वैसे आम जनता राजनीति से अपने आप को जोड़ने लगी। पहले जो समाज के विशिष्ट वर्गों की एक पहचान होती थी राजनीति, आज जन जन तक राजनीति का प्रसार हो चुका है। तो यह राजनीति के बारे में समझ बढ़ाता है। वैज्ञानिक पद्धति जिससे राजनीतिक यथार्थता की वास्तविक जानकारी आपको प्राप्त होती है, और तकनीक का प्रयोग करना, मूल्यों के स्थान पर तथ्यों का अध्ययन करना, व्यक्ति संस्था के आधार पर व्यक्ति का अध्ययन करना। संस्था का अध्ययन करेंगे केवल सैद्धांतिक अध्ययन होगा। जब व्यक्ति का अध्ययन करेंगे, उस संस्था में काम करने वाले अधिकारियों के बारे में आप अध्ययन करेंगे, तब आपको सही जानकारी मिलेगी। देखिएगा, भारत में अभी तक कई प्रधानमंत्री आए, पंडित नेहरू से लेकर के नरेंद्र मोदी तक, पद वही है। वे भी निर्वाचन के द्वारा संवैधानिक पद्धति से जो भी संविधान हमारी व्यवस्था करता है उसी के अनुरूप उन्होंने प्रधानमंत्री के पद को संभाला। किसी ने 15 वर्ष, किसी ने 18 वर्ष, किसी ने 17 वर्ष, किसी ने 10 वर्ष तक, किसी ने 2, 4, 6 महीने तक भी प्रधानमंत्री का पद संभाला। सबके कार्यों का विवेचन करिए। पद वही है, शक्ति वही है, व्यक्ति अलग है। और जब व्यक्ति अलग होगा तो वह व्यक्ति अपने विजन के आधार पर देश का शासन संचालित करेगा। तो उसका विजन क्या है, वो मूल चीज है। और इसी प्रकार के विजन को, इसी प्रकार के उसके द्वारा किए गए कार्यों को वर्तमान व्यवहारवादी सिद्धांत, व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति अध्ययन करके निष्कर्ष निकालता है कि ये देखिए, इसका विजन इस प्रकार से था और आज इसका विजन इस प्रकार से है। कि वर्तमान समय में जैसे नरेंद्र मोदी सरकार ने चीन के साथ या पाकिस्तान के साथ जैसा रवैया अपनाया, इसके पहले जो अनेक घटनाएं घटी, उन घटनाओं में संबंधित प्रधानमंत्रियों ने जैसा दृष्टिकोण अपनाया, दोनों की तुलना करिए, पता चल जाएगा कि प्रधानमंत्री के पद की यह विशेषता है या व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में काम करने वाले व्यक्ति की यह खूबी है। तो व्यवहारवाद केवल व्यक्ति के व्यवहार पर अध्ययन करता है और इसके आधार पर फिर उचित निष्कर्ष तक पहुंचता है। इसकी आगे की चर्चा फिर आगे करके। आपको धन्यवाद।